हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैजिक बाय जेम्स डोटी बुक के बारे में। नीले रंग के गेट वाली पुरानी सी लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए रोहन ने अपने चारों ओर बिखरी किताबों को देखा। लाइब्रेरी का ये हिस्सा कम ही लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन रोहन को यहाँ सुकून मिलता था। आज उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसका नाम था माइंड मैजिक द न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट चेंजेस एवरीथिंग। नाम सुनते ही उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगा। पन्नों पर लिखे शब्दों की महक ने उसे जैसे खींच लिया। चलो देखते हैं इसमें क्या खास है, उसने खुद से कहा और किताब को खोलकर पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। हार्नेसिंग फोकस, concentrated attention enables individuals to channel their thoughts toward positive intentions, overcoming distractions and obstacles. रोहन ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रही है, फोकस की बात कर रही है। आजकल तो मैं खुद फोकस की कमी से परेशान हूं, उसने बड़बड़ाया। उसने किताब को गहराई से पढ़ने का मन बना लिया और लाइब्रेरी के सबसे शांत कोने में जाकर बैठ गया। किताब के पहले अध्याय में लिखा था कि हमारा ध्यान, फोकस, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये बात रोहन को एकदम प्रैक्टिकल लगी। वो खुद भी पिछले कुछ महीनों से अपनी जिंदगी में काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था। ऑफिस का काम, घर की टेंशन, दोस्तों के साथ कम होती बातचीत और ऊपर से सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग ने उसकी लाइफ को एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। उसने सोचा, अगर ये किताब सही कह रही है तो शायद मुझे मेरी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, पर यह होगा कैसे? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब ने एक एक्सरसाइज दी थी। पहला कदम ध्यान को संभालने का है कि 5 मिनट प्रतिदिन शांति से बैठकर अपने विचारों को देखें। डोंट जज देम, डोंट सप्रेस देम, जस्ट ऑब्जर्व। रोहन ने सोचा, बस इतना सा करना है। ये तो आसान लग रहा है, लेकिन 5 मिनट चुपचाप बैठना मेरे बस का नहीं है। देखते हैं। अगले दिन सुबह रोहन ने अपने अलार्म को 5 मिनट पहले सेट किया। उसने अपने कमरे में सबसे कम रोशनी वाली जगह चुनी और चुपचाप बैठ गया। पहली बार में ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में हजारों बातें एक साथ घूमने लगीं। कल बॉस से मीटिंग में क्या बात करनी है? यार, घर का बिजली का बिल भरना भूल गया। इंस्टाग्राम पर वो मीम कितना फनी था। अरे, वो चाइल्डहुड क्रश ने मेरी स्टोरी देखी थी। उसके दिमाग में ख्यालों का जैसे तूफान चल रहा था। 5 मिनट तो क्या, वो 2 मिनट भी टिक नहीं पाया। ये एक्सरसाइज तो बड़ा मुश्किल है, उसने खुद से कहा। लेकिन किताब में लिखा था कि शुरुआत में ये नॉर्मल है। उसने ठान लिया कि वो इसे प्रैक्टिस करेगा। अगले कुछ दिनों तक उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। शुरुआत में तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। हर बार जब वो अपनी सोच पर काबू पाने की कोशिश करता तो डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ख्याल थोड़े क्लियर होने लगे हैं। उसने एक नई चीज़ नोटिस की। जब भी कोई चिंता का ख्याल आता, वो उसे ऑब्जर्व करता और वो ख्याल खुद ब खुद गायब हो जाता। एक दिन उसने महसूस किया कि वो अपना काम करते वक्त ज़्यादा फोकस्ड है। पहले जहाँ ऑफिस का काम करते वक्त वो हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, अब वो बिना ब्रेक लिए 1 घंटे तक काम कर पा रहा था। उसने ये बात अपने दोस्त राहुल को बताई। राहुल ने कहा, यार, ये तो मेडिटेशन जैसा लग रहा है। मैंने सुना है कि इससे बहुत फ़ायदा होता है, पर यह किताब क्या कहती है? सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, ऑब्जर्व करो, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर मत करो, बस नोटिस करो। और बिलीव मी, ये काम कर रहा है। पहले लगता था कि फोकस करना बहुत बोरिंग चीज़ है, पर अब मज़ा आ रहा है। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, तो तू अब मंक बनेगा क्या? रोहन हंसा। अरे नहीं, पर हाँ, ये टेक्निक इंटरेस्टिंग है। और सुन, ये सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है। इस किताब में कहा गया है कि अगर हम अपने फोकस को सही दिशा में चैनल करें तो हम अपनी इंटेंशंस को रियलिटी में बदल सकते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं वो सच हो सकता है। राहुल ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह तो कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा है। पॉजिटिव सोचो और चीज़ें मैजिकली होने लगेंगी। नहीं यार, ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने दिमाग को ट्रेन करें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं।
रोहन को लगा कि राहुल उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। उसने खुद को याद दिलाया कि ये जर्नी उसकी अपनी है। अगले हफ्ते उसने एक और बदलाव नोटिस किया। ऑफिस में जब उसके बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया तो वो पहले जैसा परेशान नहीं हुआ। उसने शांत दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपनी प्रायोरिटीज को लिख लिया और डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दिया। रोहन को एहसास हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। उसने किताब में पढ़ा था कि फोकस केवल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, यह आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। उसने किताब के अगले लेसन की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या सच में सिर्फ फोकस करके मैं अपनी इंटेंशंस को रियलिटी में बदल सकता हूं? क्या यह इतना आसान है? उसने खुद से कहा, पता नहीं, लेकिन अगर यह शुरुआत इतनी असरदार है तो आगे क्या होगा? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगले दिन जब रोहन ने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ने के लिए उसे खोला तो उसकी नज़र क्लैरिफाइंग इंटेंशंस के टाइटल पर पड़ी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, अच्छा, अब इंटेंशंस को क्लियर करने की बात करेंगे। सही है, अब तक तो मैं बस फोकस करना सीख रहा था, अब यह समझाएंगे कि फोकस करना किस पर है। किताब पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि इसमें जो लिखा था वो उसके लिए किसी पजल के अगले टुकड़े जैसा था। उसमें लिखा था, स्पष्ट रूप से यह तय करना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं बहुत जरूरी है। दिस क्लैरिटी हेल्प्स इन एम्बेडिंग इंटेंशंस डीपली विद इन द अनकॉन्शियस माइंड, एक्टिवेटिंग ब्रेन नेटवर्क्स गियर्ड टुवर्ड अचीविंग दोज गोल्स। रोहन ने पढ़ते पढ़ते खुद से पूछा, पर मैं चाहता क्या हूं? यह सवाल सुनने में आसान लगा, लेकिन उसके लिए जवाब देना मुश्किल था। वो कुछ देर तक सोचा करता रहा। किताब में आगे लिखा था कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में अनक्लियर होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो बस वेग आइडियाज के साथ चलते रहते हैं, जैसे मुझे खुश रहना है या अच्छी नौकरी चाहिए। लेकिन जब तक वो इन चीज़ों को स्पेसिफिक और मेजरेबल टर्म्स में डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक उनका दिमाग उस गोल को अचीव करने में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। रोहन ने सोचा, यार बात तो सही है, मैं खुद हमेशा यही कहता रहता हूं कि मुझे लाइफ में सुकून चाहिए, पर यह सुकून डिफाइन कैसे होगा? क्या मुझे एक नई नौकरी चाहिए या मुझे अपना पैशन फॉलो करना है? मुझे क्या करना चाहिए? उसने सोचा कि पहले की तरह यह चैप्टर भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देगा, और सही में किताब ने उसे एक एक्सरसाइज दी। टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन 3 things you want to achieve. Be as specific as possible. Ask yourself, what does it look like? How will you know when you've achieved it? Write these details in present tense as if they've already happened. रोहन ने तुरंत अपना फोन उठाया और उसकी नोट्स ऐप में 3 गोल्स लिखने का सोचा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किताब में कहा गया था कि ये सब हाथ से लिखना चाहिए। अरे यार, ये सब मैनुअल क्यों करना है? उसने खुद से पूछा। फिर उसे याद आया कि शायद हाथ से लिखने से उसका दिमाग ज्यादा एंगेज्ड रहेगा। उसने अपने रैक से पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने सालों से कुछ भी नहीं लिखा था। वो बैठा और डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, 1, मैं एक सफल नौकरी में हूं जहां मैं प्रति माह 1,50,000 रुपये कमाता हूं और जो परियोजनाएं मुझे प्यारी लगती हैं। 2, आई एम फिजिकली फिट एंड फुल ऑफ एनर्जी, weighing 70 kilograms with a toned body. 3, I have meaningful relationships and spend quality time with my family and close friends every weekend. लिखते वक्त उसे कुछ हिचकिचाहट हुई। यार, ये सब लिख तो लिया है, पर क्या सच में ऐसा होगा या ये बस टाइम पास है? उसने खुद को याद दिलाया कि किताब में कहा गया था कि स्केप्टिसिज्म नॉर्मल है, लेकिन जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उन्हें बार बार लिखते या सोचते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाते हैं। अगले दिन उसने इन गोल्स को फिर से पढ़ा। किताब ने कहा था कि आपको अपने इंटेंशंस को विजुअलाइज करना चाहिए, जैसे कि वो पहले से ही सच हो चुके हैं। जब रोहन ने अपनी पहली इंटेंशन के बारे में सोचा तो उसने खुद को एक बड़े ऑफिस में देखा। वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से बात कर रहा था, उसके आसपास उसकी टीम थी और उसके पास
एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट था। दूसरी इंटेंशन को विजुलाइज करते हुए उसने खुद को सुबह जॉगिंग करते देखा। उसने इमेजिन किया कि वो जिम में वर्कआउट कर रहा है और मिरर में उसकी टोन्ड बॉडी दिख रही है। ये विजुअलाइजेशन उसे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। तीसरी इंटेंशन के लिए उसने खुद को अपनी माँ, पापा और बहन के साथ डाइनिंग टेबल पर इमेजिन किया। सभी लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे और उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह प्रेजेंट है। ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज रोहन के लिए बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी इस तरह से अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था। किताब ने कहा कि क्लैरिटी केवल विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं है, आपको अपने गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना होगा। रोहन ने सोचा, अच्छा, अब यह समझ में आ रहा है कि गोल्स डिफाइन करना पहला स्टेप है, लेकिन एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। चलो इसे भी ट्राई करते हैं। उसने अपने 3 गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, गोल व्हाट, अगले 3 महीने में अपने करंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, लिंक्डइन पर एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनानी है, हर हफ्ते एक नई जॉब एप्लीकेशन भेजनी है, गोल 2, सुबह 7 बजे जॉगिंग शुरू करनी है, महीने में कम से कम 4 बार जिम जाना है, चीनी और जंक फूड कम करना है, गोल 3, हर वीकेंड पर फैमिली के साथ 2 घंटे बिताने का प्लान बनाना है, दोस्तों के साथ कम से कम महीने में 1 बार मिलना है। जब उसने ये सब लिखा तो उसे कुछ ओवरवेल्म्ड भी महसूस हुआ। उसे लगा कि सब कुछ एक साथ करना मुश्किल होगा, लेकिन किताब ने कहा था कि कंसिस्टेंसी इज द की। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें और पेशेंस रखें। अगले दिन से रोहन ने अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना शुरू किया। उसने सुबह जॉगिंग के लिए अलार्म लगाया और पहले दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए दौड़ा। उसने महसूस किया कि ये उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। ऑफिस में उसने काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और अपने लैपटॉप पर एक टाइमर सेट किया। जब भी वो काम करता तो पूरे 25 मिनट तक फोकस करता और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता। ये तकनीक उसने कहीं से सीखी थी और सरप्राइजिंगली ये काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसने अपने दोस्तों को कॉल करके एक वीकेंड हैंगआउट प्लान किया। पहले तो उसे लगा कि सभी व्यस्त होंगे, लेकिन जब उसने दोस्तों से बात की तो उन्हें भी ये आइडिया पसंद आया। धीरे धीरे रोहन को अपने गोल्स अचीवेबल लगने लगे। सबसे बड़ा फर्क ये हुआ कि वो पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मोटिवेटेड महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, लेकिन ये सब इतना स्मूथ भी नहीं था। बीच बीच में उसके डाउट्स फिर से सिर उठाने लगे। एक दिन ऑफिस में जब उसका काम बिगड़ गया और बॉस ने डांट दिया तो उसे लगा कि ये सब बेकार है। उसने सोचा, किताब पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होगा, लाइफ तो वैसे ही चलती है जैसे चल रही है। उसने किताब को एक तरफ रख दिया और 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया। लेकिन फिर एक रात जब वो अकेला बैठा था तो उसने महसूस किया कि वो वापस उसी नेगेटिविटी में लौट रहा है जिससे बाहर निकलने के लिए उसने ये सफ़र शुरू किया था। उसने खुद से कहा, शायद सेटबैक्स तो आएंगे ही, लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो ये पूरी कोशिश ही बेकार हो जाएगी। चलो दोबारा शुरू करते हैं। उसने किताब को वापस उठाया और अगले लेसन की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसकी जर्नी अभी बस शुरू हुई थी। उसे एहसास हो गया था कि फोकस और क्लैरिटी मिलकर ही उसके गोल्स को अचीवेबल बना सकते हैं। लेकिन इसके आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वो उत्सुक था। उस रात जब रोहन ने किताब का 3रा अध्याय खोला तो उसे टाइटल पढ़कर कुछ डर सा लगा, ओवरकमिंग नेगेटिव बिलीफ्स। उसने सोचा, ये नेगेटिव बिलीफ्स वाली बात तो मुझे कुछ टफ लग रही है। पता नहीं मैं इसके बारे में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पर चलो देखते हैं। किताब के पहले पैराग्राफ ने उसे सीधे निशाने पर ला खड़ा किया। वी ऑल कैरी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। दीज बिलीफ्स ऑफ्टन फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड or through past failures act as invisible barriers. They tell us what we cannot do even when we are fully capable. Identifying and overcoming these beliefs is crucial for true transformation. रोहन को ये बात अजीब सी लगी। उसने सोचा, यार क्या मेरे पास भी ऐसे बिलीफ्स हैं? मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं खुद को रोक रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम तो बाहरी दुनिया से है, जैसे बॉस का प्रेशर, कम सैलरी या टाइम की कमी। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा उसे महसूस हुआ कि किताब ठीक कह रही थी।
किताब ने उसे बताया कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। वो हमारी रोज़मर्रा की सोच और आदतों में छिपे होते हैं। जैसे, मैं कभी अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मुझे एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं मिलेगा। रोहन ने खुद को इन उदाहरणों में फिट करते हुए पाया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी में भी ऐसे बिलीफ्स थे जो उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे। उसने खुद से पूछा, मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? किताब ने उसे एक एक्टिविटी दी। उसने डायरी निकाली और एक पन्ने पर लिखा, अपने सीमित विश्वासों को पहचाने। इस एक्सरसाइज में उसे अपने सबकॉन्शियस डाउट्स को सरफेस पर लाना था। उसने लिखा, 1, मैं कभी बड़ी सैलरी वाली नौकरी नहीं पा सकता। 2, मुझे फिटनेस मेंटेन करने का डेडिकेशन नहीं है। 3, लोग मुझे हमेशा गलत समझते हैं। इन बिलीव्स को लिखते वक्त उसे कुछ अजीब लगा। उसने खुद से कहा, यार, ये तो बस सोच है, मैं क्यों ऐसा बिलीव करता हूं? किताब ने कहा था कि हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे एक ओरिजिन स्टोरी होती है। उसे याद करने की कोशिश करनी थी कि ये बिलीव्स उसकी जिंदगी में कब और कैसे आए। पहले बिलीफ पर उसने सोचा, बड़ी सैलरी वाली नौकरी नहीं पा सकता। शायद ये इसलिए था क्योंकि उसके कॉलेज के आखिरी साल में उसे जो प्लेसमेंट्स मिली थी वो बहुत खराब थी। उसने कई रिजेक्शन देखे थे और तभी से उसे लगने लगा था कि वो उस लीग में नहीं है। दूसरे बिलीफ पर उसने ध्यान दिया, मुझे फिटनेस मेंटेन करने का डेडिकेशन नहीं है। उसे स्कूल के वो दिन याद आए जब वो स्पोर्ट्स डे पर दौड़ने की कोशिश करता था और हमेशा आखिरी आता था। उस समय उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया था और तभी से उसे लगा कि फिजिकल फिटनेस उसके बस की बात नहीं है। तीसरा बिलीफ, लोग मुझे गलत समझते हैं, शायद तब शुरू हुआ था जब एक बार उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी बातों को गलत तरीके से लिया था और दोनों में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद से वो हर इंटरैक्शन में बहुत कॉशियस रहता था। जब उसने इन बिलीव्स के ओरिजिन्स को समझा तो उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पुरानी घटनाओं का असर था। ये उसकी असली क्षमता को रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। किताब ने कहा था कि इन बिलीव्स को चैलेंज करना जरूरी है और चैलेंज करने का तरीका था मेडिटेट ऑन पॉजिटिव ऑपोजिट्स। किताब ने समझाया कि हर लिमिटिंग बिलीफ का एक पॉजिटिव ऑपोजिट बिलीफ होता है। अगर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ के खिलाफ कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवेज को बदल सकते हैं। रोहन ने फिर से अपनी डायरी निकाली और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के पॉजिटिव ऑपोजिट्स लिखे। 1, मैं एक बड़ी सैलरी वाली नौकरी पाने के काबिल हूं और मुझे सही मौका जरूर मिलेगा। 2, मैं फिटनेस के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता हूं और मैं अपने शरीर को बेहतर बना सकता हूं। 3, लोग मुझे समझते हैं और मेरी बातों की कद्र करते हैं। शुरुआत में उसे ये बातें कुछ झूठी लग रही थी, लेकिन किताब ने बताया था कि ये नॉर्मल है। जितना ज्यादा हम इन पॉजिटिव एफर्मेशंस पर ध्यान देंगे उतना ही हमारा सबकॉन्शियस इन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा। रोहन ने अगले कुछ दिनों तक हर सुबह और रात को इन एफर्मेशंस को जोर से पढ़ना शुरू किया। पहले पहले उसे ऑकवर्ड लगता था। क्या यह सच में काम करेगा? वो खुद से पूछता। लेकिन उसने इस प्रोसेस को जारी रखने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने एक और चीज जोड़ ली, विजुअलाइजेशन। जब वो एफर्मेशंस पढ़ता तो वो इमेजिन करता कि वो बड़ी सैलरी वाली नौकरी कर रहा है। उसने खुद को एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में इमेजिन किया जहां वो क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस दे रहा था। उसने खुद को जिम में वर्कआउट करते देखा और अपने दोस्तों के साथ बैठकर मीनिंगफुली बातचीत करते हुए इमेजिन किया। एक हफ्ते बाद उसने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। उसने नोटिस किया कि अब वो जॉब पोर्टल्स पर ज्यादा एक्टिवली सर्च कर रहा है। पहले जहां वो नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले खुद को डाउट करता था, अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने लिंक्डइन पर अपने स्किल्स को अपडेट किया और 2 नई कंपनीज में एप्लीकेशन भी भेज दी। फिटनेस को लेकर भी उसने एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करना शुरू कर दिया। वो अब दौड़ने में पहले जितना डर महसूस नहीं करता था। उसने छोटे गोल सेट किए, जैसे 1 किलोमीटर दौड़ना और धीरे धीरे इसे बढ़ाना। सबसे बड़ा बदलाव उसने अपने रिलेशनशिप्स में देखा। पहले जहां वो हर इंटरैक्शन में डिफेंसिव रहता था, अब उसने खुद को रिलैक्स करते हुए पाया। एक दिन
उसने अपनी बहन से खुलकर बात की और उसे महसूस हुआ कि लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, बस उसे अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखना आना चाहिए। लेकिन ये जर्नी इतनी स्मूथ भी नहीं थी। बीच बीच में पुराने डाउट्स फिर से उभर आते, जैसे जब एक इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ तो उसके मन में फिर से वही बिलीफ आ गया, मैं बड़ी सैलरी वाली नौकरी के लायक नहीं हूं। उसने किताब को फिर से खोला और खुद को याद दिलाया कि सेटबैक्स का मतलब ये नहीं कि बिलीफ सही है। किताब ने कहा था कि सेटबैक्स के वक्त एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसने खुद को मोटिवेट किया और एफर्मेशंस को दोहराना जारी रखा। उसने लिखा, रिजेक्शन सिर्फ एक स्टेप है, मैं केपेबल हूं और मुझे सही समय पर सही मौका जरूर मिलेगा। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि उसका माइंडसेट बदल रहा है। उसने महसूस किया कि लिमिटिंग बिलीफ्स उसके लिए एक जाल थे, लेकिन अब वो उस जाल से बाहर निकल रहा है। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीफ्स पर रीवायर करना सीख लिया तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अगले लेसन की ओर बढ़ने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि शायद ये उसके बदलाव की शुरुआत भर है। रोहन अब तक किताब के 3 अध्याय पढ़ चुका था। हर लेसन के साथ उसे लग रहा था कि वो खुद को कुछ बेहतर समझने लगा है। उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करना शुरू कर दिया था और पॉजिटिव एफर्मेशंस की प्रैक्टिस भी कर रहा था। लेकिन अब जो चैप्टर उसके सामने था वो शायद सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग था, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा था, विजुअलाइजेशन केवल दिन भरने की कल्पना नहीं है, ये एक शक्तिशाली न्यूरोलॉजिकल अभ्यास है। By regularly imagining your desired outcomes in vivid detail, you strengthen neural pathways associated with those goals. This increases the likelihood of taking actions aligned with them, creating a self-reinforcing cycle of manifestation. रोहन ने पढ़ते हुए सोचा, विजुअलाइजेशन, यार ये तो मैं पहले से कर रहा हूं, जैसे एफर्मेशंस के साथ इमेजेस इमेजिन करना, लेकिन लगता है इसमें और गहराई होगी। किताब में अगले पेज पर एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन योर गोल्स एज इफ दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। फोकस ऑन द डिटेल्स, द साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स एंड इमोशंस। द मोर विविड द विजुअलाइजेशन, द मोर पावरफुल इट्स इफेक्ट। रोहन ने तुरंत किताब बंद की और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसने सबसे पहले अपनी पहली इंटेंशन पर ध्यान दिया, अ सक्सेसफुल जॉब। उसने खुद को एक बड़े और चमचमाते ऑफिस में इमेजिन किया। उसके सामने एक पॉलिश्ड डेस्क थी जिसके ऊपर एक हाई टेक लैपटॉप और कुछ नीटली अरेंज्ड फाइल्स थीं। उसने सोचा, मुझे इसमें ज्यादा डिटेल्स डालनी होंगी। वो खुद को क्लाइंट से बातचीत करते हुए इमेजिन करने लगा। उसने उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस पर ध्यान दिया, जैसे वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहे हों। उसने सोचा, यहाँ कॉफ़ी कैसी होगी, और उसने अपने हाथ में एक स्टीमिंग कॉफ़ी कप इमेजिन किया जिसकी खुशबू बहुत सूदिंग थी। उसने अपने कपड़ों पर भी ध्यान दिया, एक शार्प सूट जो उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को मैच कर रहा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे वो सच में उस जगह पर था। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंटेंस था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी को किसी फिल्म की तरह देख रहा है जिसमें वो खुद ही हीरो है। किताब ने कहा था कि विजुअलाइजेशन को केवल गोल्स तक सीमित मत रखो, अपने इमोशंस पर भी ध्यान दो। रोहन ने एक बार फिर आंखें बंद की और इस बार ये इमेजिन किया कि जब वो उस नौकरी में होगा तो कैसा महसूस करेगा। उसने खुद को रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड महसूस करते हुए इमेजिन किया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उसे उस दिशा में धकेल रहा है। दूसरी इंटेंशन के लिए उसने अपनी फिटनेस जर्नी को इमेजिन करना शुरू किया। उसने खुद को जिम में इमेजिन किया जहां वो वेट्स उठा रहा था। उसने अपने हाथों में मसल्स की स्ट्रेचिंग को महसूस किया। उसके आसपास जिम की हल्की म्यूजिक थी और ट्रेडमिल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो इस विजुअलाइजेशन में इतना खो गया कि उसे सच में लगा कि वो जिम में ही है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने इस टेक्निक को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया। सुबह एफर्मेशंस के बाद वो 10 मिनट विजुअलाइजेशन के लिए निकालता।
हर बार वो अपनी गोल्स को और ज्यादा विविड और डिटेल्ड बनाने की कोशिश करता। किताब ने कहा था कि विजुअलाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। साथ ही इसे केवल इमेजिनेशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे एक्शनेबल स्टेप्स से जोड़ना भी जरूरी है। रोहन ने इस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे टास्क्स जोड़ लिए। जैसे उसने अपनी नौकरी के गोल के लिए एक वीकली प्लान बनाया, हर दिन लिंक्डइन पर एक नई पोस्ट डालना, हर हफ्ते 3 रिक्रूटर्स से कनेक्ट करना, अपने रिज्यूम को इम्प्रूव करना। जब वो इन टास्क्स पर काम करता तो वो अपनी विजुअलाइजेशन को याद करता। उसे ऐसा लगता जैसे वो हर छोटे कदम के साथ उस बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह फिटनेस के लिए उसने एक नया स्केड्यूल बनाया। अब वो हफ्ते में 3 दिन जॉगिंग और 2 दिन जिम जाने लगा। हर बार जब वो दौड़ता तो खुद को एक कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में इमेजिन करता। रोहन को अब विजुअलाइजेशन की असली ताकत समझ में आने लगी थी। वो देख रहा था कि कैसे उसके एक्शंस और थॉट्स आपस में अलाइन हो रहे थे। उसे लगता कि हर विजुअलाइजेशन उसके दिमाग को एक दिशा दे रहा है। एक दिन उसने किताब को फिर से खोला। उसमें एक और टेक्निक बताई गई थी जिसे फ्यूचर मेमोरी टेक्निक कहा गया था। इसमें लिखा था, विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ एज इफ इट इज अ मेमोरी नॉट अ गोल। इमेजिन दैट you've already achieved what you desire and are now looking back on it with pride. This shifts your brain into a state of certainty and reduces doubts. रोहन को यह टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा, चलो इसे भी ट्राई करते हैं। वो आराम से बैठा और अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के रूप में इमेजिन किया। लेकिन इस बार उसने सोचा कि वो अपनी अचीवमेंट्स को याद कर रहा है। उसने खुद से कहा, याद है जब मैंने वो बड़ी सैलरी वाली नौकरी पाई थी? वो कितना अमेजिंग मोमेंट था। और याद है जब मेरे सारे क्लाइंट्स ने मेरी तारीफ की थी? इस टेक्निक से रोहन को एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी मिली। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ ड्रीमिंग नहीं था, ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल था जो उसे उस वर्जन में बदल रहा था जो वो बनना चाहता था। रोहन ने देखा कि विजुअलाइजेशन के साथ उसकी एक और आदत बदलने लगी थी। अब वो अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों पॉजिटिविटी के साथ करता था। सुबह एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से उसका डे शुरू होता और रात को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के साथ उसका दिन खत्म होता। किताब ने विजुअलाइजेशन को लेकर एक और बात कही थी, विजुअलाइजेशन शुड नॉट फील लाइक अ चोर, इट शुड फील लाइक अ जर्नी यू एंजॉय। द मोर फन एंड इमोशनल इट इज, द मोर इम्पैक्टफुल इट विल बी। रोहन ने इसे भी अपने प्रैक्टिस में शामिल किया। उसने अपनी विजुअलाइजेशंस को और एंगेजिंग बनाने के लिए उन्हें किसी मूवी की तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया। वो खुद को एक हीरो के रूप में इमेजिन करता जो अपनी जिंदगी के बड़े चैलेंजेस को जीत रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विजुअलाइजेशन सिर्फ गोल्स पाने का तरीका नहीं था, ये उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। लेकिन इस सफर में चैलेंजेस भी आए। एक दिन जब उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो उसे फिर से डाउट होने लगा। उसने सोचा, क्या मैं बेवजह इन चीज़ों में इतना समय बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन फिर उसने किताब को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था, सेटबैक्स आर नॉट द एंड ऑफ द रोड, दे आर रिमाइंडर्स टू रिफाइन योर विजन एंड टेक बेटर एक्शंस। रोहन ने खुद से कहा, अगर सेटबैक आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा, मुझे बस कंसिस्टेंट रहना होगा। उसने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को और भी इंटेंसिटी के साथ करना शुरू कर दिया। अब वो खुद को फेलियर के बावजूद कोशिश करते हुए इमेजिन करता। उसे समझ में आया कि विजुअलाइजेशन केवल सफलता की तस्वीर नहीं है, ये उस प्रोसेस को भी इमेजिन करने का जरिया है जो सफलता तक ले जाती है। उसकी जर्नी अब एक नई दिशा ले रही थी। उसे लगने लगा था कि उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसे पता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले लेसन में और भी कुछ नया होगा जो उसकी ग्रोथ को और गहराई देगा। उस रात जब रोहन ने किताब का अगला चैप्टर खोला तो उसने टाइटल पढ़ा, एम्ब्रेसिंग सेरेंडिपिटी एंड लेटिंग गो। उसने सोचा, सेरेंडिपिटी यानी अचानक मिलने वाले मौके, ये तो बड़ी अजीब चीज है। मुझे हमेशा लगता है कि सब कुछ प्लान करके करना चाहिए, लेकिन शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। पहले पैराग्राफ में लिखा था,
Life often surprises us with opportunities that we never planned for. When you are too rigidly focused on one specific outcome, you might miss these unexpected gifts. Letting go of the need to control every detail creates space for serendipity to work in your favor. रोहन ने ये लाइनें पढ़कर गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश की थी और जब वो प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो वो निराश हो गया था। रोहन को लगा कि ये लेसन उसके लिए कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। वो हमेशा से चीज़ों को कंट्रोल करने वाला इंसान था। उसे सर्टेनिटी चाहिए थी, लेकिन इस किताब ने अब तक उसे कई बार अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया था, तो उसने सोचा कि इसे भी एक चांस देना चाहिए। उसने पढ़ाई जारी रखी। किताब ने उसे एक छोटी एक्सरसाइज दी थी। थिंक ऑफ अ गोल यू आर डीपली अटैच्ड टू। नाउ इमेजिन योरसेल्फ रिलीजिंग द टाइट ग्रिप यू हैव ऑन हाउ एंड व्हेन इट शुड हैपन। इंस्टेड फोकस ऑन द फीलिंग यू वांट टू एक्सपीरियंस वंस द गोल इज अचीव्ड। रोहन ने अपनी नौकरी वाले गोल पर ध्यान दिया। उसने खुद से कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक बड़ी सैलरी वाली नौकरी मिले, लेकिन क्या मैं इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि यह कब और कैसे होगा? उसने आंखें बंद की और अपने गोल को इमेजिन किया, लेकिन इस बार उसने स्पेसिफिक डिटेल्स पर फोकस करने के बजाय सिर्फ उस फीलिंग पर ध्यान दिया जो उसे नौकरी मिलने के बाद महसूस होगी। उसने खुद को रिलैक्स्ड और हैप्पी महसूस करते हुए इमेजिन किया। उसने सोचा, अगर ये फीलिंग मुझे आज भी मिल सकती है तो शायद आउटकम का इंतज़ार इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा। किताब ने सेरेंडिपिटी को समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया, फॉलो द ब्रेड क्रम्स। इसका मतलब था कि जिंदगी में जो छोटे छोटे संकेत या मौके मिलते हैं उन्हें नज़रअंदाज मत करो। कभी कभी ये मौके सीधे तुम्हारे गोल की तरफ नहीं दिखते, लेकिन ये तुम्हें इनडायरेक्ट रास्तों से वहां ले जा सकते हैं। रोहन को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसे किसी मौके को नज़रअंदाज कर रहा हूं जो मुझे इनडायरेक्टली मेरी मंजिल तक ले जा सकता है? उस दिन उसने अपने पुराने दोस्त समीर का मैसेज देखा। समीर ने उसे कुछ दिनों पहले कॉफी पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रोहन ने टाइम नहीं निकाला था। उसने सोचा, शायद ये मौका है ब्रेड क्रम्स को फॉलो करने का। अगले दिन रोहन समीर से मिलने गया। बातचीत के दौरान समीर ने कैजुअली बताया कि उसकी कंपनी एक नई टीम बना रही है और उन्हें क्रिएटिव थिंकर्स की ज़रूरत है। ये सुनकर रोहन चौंक गया। उसने सोचा, शायद ये वही अनएक्सपेक्टेड मौका है जिसकी किताब बात कर रही थी। समीर ने रोहन का रिज्यूमे अपनी टीम को भेजने की पेशकश की। रोहन को एहसास हुआ कि अगर वो रिजिड होकर केवल अपनी खुद की प्लान की हुई कंपनियों पर फोकस करता तो शायद इस मौके को खो देता। किताब में लेटिंग गो पर भी गहराई से बात की गई थी। इसमें लिखा था, अटैचमेंट टू स्पेसिफिक आउटकम्स क्रिएट्स एंग्जाइटी। व्हेन यू लेट गो, यू अलाउ योरसेल्फ टू एक्ट विदाउट फियर एंड दिस ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज। रोहन ने सोचा कि वो आउटकम को लेकर कितना एंग्शियस रहता था। हर रिजेक्शन उसे डीमोटिवेट कर देता था। उसने खुद से कहा, मुझे आउटकम की जगह प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो रिजल्ट की चिंता क्यों करूं? उसने अगले कुछ दिनों तक लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर बार जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता तो वो खुद से कहता, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो शायद कुछ और बेहतर मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिटनेस को लेकर भी उसने लेटिंग गो का तरीका अपनाया। पहले वो खुद पर प्रेशर डालता था कि उसे जल्दी रिजल्ट्स देखने चाहिए, लेकिन अब उसने सोचा, मैं बस कंसिस्टेंसी पर ध्यान दूंगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, ये दरअसल खुद पर भरोसा करने का तरीका है। किताब ने आगे सेरेंडिपिटी को डीपन करने के लिए ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। इसमें लिखा था, जब आप अपने पास के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। दिस एनर्जी अट्रैक्ट्स मोर अपॉर्चुनिटीज इनटू योर लाइफ। रोहन ने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की। हर रात वो 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल था, जैसे 1, आज समीर के जरिए मुझे एक नया मौका मिला। 2, आज जॉगिंग के दौरान मैंने खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस किया। 3, आज मैंने खुद पर लेस प्रेशर डालने की कोशिश की और अच्छा महसूस किया।
ये छोटी छोटी चीज़ें उसे महसूस कराने लगीं कि उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कितनी पॉजिटिविटी थी। फिर एक दिन उसे समीर की कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, लेकिन उसने इसे ग्रैटिट्यूड और लेटिंग गो की ताकत माना। उसने खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार किया, लेकिन इस बार वो ज़्यादा रिलैक्स था। उसने आउटकम की जगह सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दिया। इंटरव्यू के दौरान उसने खुद को कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड महसूस किया। उसने देखा कि जब उसने एंग्जाइटी छोड़ दी तो वो ज़्यादा नेचुरल और ऑथेंटिक लग रहा था। कुछ दिनों बाद उसे जॉब ऑफर मिला। ये उसकी सोच से भी बेहतर था। उसने महसूस किया कि जब उसने आउटकम के लिए खुद को परेशान करना छोड़ दिया और सेरेंडिपिटी को एम्ब्रेस किया तो चीज़ें अपने आप सही दिशा में जाने लगीं। अब रोहन ने समझ लिया था कि गोल्स अचीव करने का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। ये एक बैलेंस है, एफर्ट और लेटिंग गो के बीच। उसने खुद से वादा किया कि आगे बढ़ते हुए वो इस बैलेंस को बनाए रखेगा। किताब का ये लेसन उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था, लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले लेसन में कुछ और सीखने को मिलेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। सुनने के